हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। मेरा नाम प्रिया है, लेकिन प्यार से लोग मुझे भाभी कहते हैं। मेरी शादी को लगभग 10 साल हो चुके हैं। हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। छोटा सा गांव है और घर में 4 कमरे हैं। 2 ऊपर छत पर बने हैं और 2 नीचे, जिनमें से एक में रसोई बनी है। मेरे पति अजय शहर में काम पर रहते हैं और मैं अकेले ही घर गृहस्थी संभालती हूँ। आज सुबह अचानक रसोई के नल से पानी टपकने लगा। पूरा फर्श गीला हो गया था और मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि क्या करूँ। पहले तो सोचा कि पति को फ़ोन करूँ, पर फिर ख्याल आया कि वो तो शहर में है, वहाँ से मदद कैसे करेंगे। गांव में कोई प्लम्बर तुरंत मिलने का तो सवाल ही नहीं था। पास के बाज़ार में जाकर बड़ी मुश्किल से एक प्लम्बर खोजा। वो एक हट्टा कट्टा नौजवान था। उसकी उम्र यही कोई 18-19 साल के बीच होगी। मैंने उसे नल की समस्या बताई और थोड़ी मिन्नतें करने के बाद वो घर आने को राज़ी हो गया। उस समय मुझे क्या पता था कि ये अजनबी इंसान धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। दोपहर के वक्त वो प्लम्बर आया। उसका नाम सुरेश था। उसने एक साधारण शर्ट और पैंट पहन रखी थी और कंधे पर औजारों का बैग टांग रखा था। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखों में हल्की सी झिझक दिखी, लेकिन साथ ही चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। वो धीरे धीरे अंदर आया, जैसे किसी अजनबी के घर में पहली बार कदम रखने से थोड़ी घबराहट हो रही हो। मैंने उसे रसोई का रास्ता दिखाया। रसोई में जाते हुए उसने अपने औजारों का बैग नीचे रखा और धीरे धीरे काम शुरू कर दिया। मैं उसके पास ही खड़ी थी ताकि कोई और गड़बड़ी ना हो। वो बड़ी तसल्ली से पाइप खोलने और नल के हिस्से देखने लगा। बीच बीच में वो मुझसे कुछ पूछता, ये कब से हो रहा है, क्या पहले कभी ऐसा हुआ था। और मुझे जितना पता था मैं जवाब देती रही। सुरेश काम में इतना खो गया था, पाइप के ढीला होने की बात उसके ध्यान में नहीं आई। अचानक से नल से ठंडे पानी की तेज़ बौछार सीधी मुझ पर आ गिरी। वो क्षण मानो ठहर सा गया। मेरी साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंडे पानी की सरसराहट ने मेरे पूरे शरीर को कपकपा दिया था। मैं हड़बड़ा गई, आंखें चौड़ी होकर झपकने लगीं। मेरी सांसें तेज़ हो गईं और मैं तुरंत पीछे हटने लगी। साड़ी के भीगे हुए कपड़े मेरे बदन से चिपक गए थे, जिससे असहज और भी ज़्यादा बढ़ गई। मेरे बाल गीले होकर चेहरे पर चिपक गए थे। सुरेश ने सब कुछ देखा। वो एक पल के लिए हैरान रह गया, जैसे समझ ही नहीं पाया हो कि क्या हो गया। फिर उसने खुद को संभाला। घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसके हाथ कांपते हुए नल की ओर बढ़े और उसने झट से पानी बंद कर दिया। भाभी जी, आप ठीक तो हैं ना? सुरेश की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उसके शब्दों में चिंता और अपराध बोध का मेल साफ सुनाई दे रहा था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरी नज़रें उससे मिलते ही झुक गईं। मेरे गाल शर्म से लाल हो रहे थे और मैं अपने भीगे कपड़ों को संभालने लगी। ठंडी हवा ने मेरी हालत को और कठिन बना दिया था। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैंने धीरे से कहा, लेकिन मेरी आवाज़ में भी हिचकिचाहट और असहजता साफ दिख रही थी। सुरेश की नज़रें बार बार मेरे भीगे हुए कपड़ों पर जा रही थीं, लेकिन हर बार वो तुरंत दूसरी ओर देखने की कोशिश करता। लेकिन मैं उसके सामने अपने सबसे खूबसूरत रूप में खड़ी थी और ऊपर से वो एक जवान लड़का था। आखिर खुद को कितना रोक पाता। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो जल्दी से मेरे पास आया और अपने रुमाल से मेरे गीले हाथों को पोंछने की कोशिश करने लगा। उस वक्त मेरी चूड़ियों की छन छन मेरी धड़कनों के साथ एक लय में सुनाई दे रही थी। उसके हाथों की नरम और धीमी हरकतें मुझे असहज तो कर रही थीं, लेकिन मैं वहीं खड़ी रही। भाभी जी, पानी बहुत ठंडा है, कहीं आपको सर्दी न लग जाए, उसने चिंतित स्वर में कहा। मैंने अपनी नज़रें झुका लीं। वो बेहद ध्यान से मेरे हाथों को पोंछ रहा था, जैसे किसी नाजुक कांच को संभाल रहा हो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को संयमित रखने की कोशिश की। तभी उसने रुमाल को थोड़ा ऊपर उठाया और मेरे गाल की ओर बढ़ाया। भाभी जी,
आपके चेहरे पर भी पानी है, उसने धीरे से कहा। मैं हैरानी से खड़ी रही। वो धीरे धीरे मेरे गालों को पोंछने लगा, लेकिन उसकी उंगलियां रुमाल के पीछे से मुझे छू रही थीं। ठंडे पानी की वजह से मेरे गाल पहले से ही लाल हो चुके थे और अब उसकी छुअन ने मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी भर दी थी। उसके हाथ गालों से होते हुए मेरे होठों के पास आ गए। भाभी जी, यहाँ भी थोड़ा पानी है, उसने धीमे स्वर में कहा और मेरे होठों को अपने रुमाल से पोंछने लगा। मेरी सांसें थम सी गईं। उसका रुमाल मेरे होठों पर धीरे धीरे चल रहा था और मैंने महसूस किया कि मेरी हल्की सी लिपस्टिक भी उससे मिटने लगी थी। उसकी हरकतें मुझे असहज तो कर रही थीं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। जैसे ही उसने मेरे होंठ पोंछे, उसकी उंगलियां हल्के से मेरे गालों से होकर मेरी गर्दन तक खिसक गईं। अरे भाभी जी, यहाँ भी काफ़ी पानी है, उसने कहा और मेरी गर्दन के पास रुमाल ले आया। उसकी उंगलियों की गर्माहट ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया था। मैं अपने अंदर अजीब सा संघर्ष महसूस कर रही थी। उसकी छुअन मुझे बार बार याद दिला रही थी कि ये सब सामान्य नहीं था। जब वो गर्दन से नीचे की ओर अपने हाथ ले जाने लगा, मैंने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, बस रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। मेरी आवाज़ में झिझक के साथ हल्की नाराज़गी भी थी। मैं तेज़ी से मुड़ी और कमरे की ओर भाग गई। कमरे में पहुंचकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और गहरी सांस ली। मेरी धड़कनें तेज़ थीं और मैं खुद से सवाल कर रही थी कि आखिर मुझे इतना असहज क्यों महसूस हुआ। वो तो बस मेरी मदद कर रहा था, फिर ये बेचैनी क्यों हो रही थी? क्या ये सब सिर्फ एक सामान्य घटना थी या मेरे मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा था? अगले दिन सुरेश फिर से आया, क्योंकि नल पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था। वो अब ज़्यादा सहज लग रहा था, जैसे घर में आना जाना उसकी आदत बन गई हो। काम करते करते अचानक कुछ धूल के कण मेरी आंखों में चले गए। मैं परेशान होकर आंखें मलने लगी। सुरेश ने घबराते हुए पास आकर पूछा, भाभी जी, क्या आंख में कुछ चला गया है? रुकिए, मैं देखता हूँ। उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों से हल्के से पकड़ा और धीरे से मेरी आंखों में फूंक मारने लगा। उस समय वो मेरे इतने करीब था कि उसकी नाक मेरे माथे को हल्का सा छू गई। उसकी सांसों की गर्माहट मेरे चेहरे को छूने लगी। आंख तो ठीक हो गई थी, लेकिन वो मेरे चेहरे को अब भी थामे हुए था। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि उसकी उंगलियां मेरे नाजुक गालों को सहला रही हैं। उसके स्पर्श से मेरे बदन में तेज करंट दौड़ रहा था और पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने भी उसको कुछ नहीं कहा कि आंख ठीक हो चुकी है। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसकी नाक मेरी नाक से छूने लगी। उसकी गर्म सांसें मेरी सांसों से समाने लगीं। उसकी निगाहें अब मेरे लाल होठों पर टिकी हुई थीं। मैं जानती थी कि वो मुझे चूमना चाहता है। मैं पीछे हटना चाहती थी, लेकिन सुरेश की चिंता भरी आंखों ने मुझे कुछ पलों के लिए रोक दिया। उसकी आंखों में कुछ था, एक बेचैन चाहत जो उसने मुझसे बिना कहे जाहिर कर दी थी। तभी मुझे अपनी सीमाएं याद आने लगीं और मुझे डर था कि कहीं पिछली बार की तरह वो खुद पर से काबू न खो दे और ये चुंबन न हो जाए। इसी डर से मैंने जल्दी से अपना चेहरा पीछे किया और सख्ती से कहा, सुरेश प्लीज़ यहाँ से बाहर जाओ। सुरेश हड़बड़ा गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपने औजार समेटे और बाहर चला गया। पर जाने से पहले उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी जो मैंने अनदेखी नहीं की। तीसरे दिन वो फिर से आया। इस बार मैंने सोचा कि अब बस नल जल्दी से ठीक हो जाए ताकि उसका आना जाना बंद हो सके। उसने धीरे धीरे काम शुरू किया और मैं कुछ दूरी पर खड़ी होकर उसे देखती रही। काम करते करते अचानक उसने मेरी तरफ देखा और कहा, आपके चेहरे पर बहुत तनाव है भाभी जी, सब ठीक तो है ना? मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी इस बात ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। एक अजनबी जो बस मेरे घर में नल ठीक करने आया था, वो मेरी जिंदगी की उलझनों को समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नज़रें झुका लीं। सुरेश ने काम ख़त्म करने के बाद अपने औजार समेटे और एक बार नल को चलाकर देखने लगा। पानी की धार अब पूरी तरह से ठीक थी। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, लीजिए भाभी जी, हो गया।
अब ये नल आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उसे धन्यवाद कहा, पर सुरेश वहाँ से हटने के बजाय अपने औजारों को समेटते हुए धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। मैंने महसूस किया कि उसका रवैया सामान्य से थोड़ा अलग था। कुछ ही देर में उसने अपने औजारों की बैग अपने कंधे पर रख ली और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर एक क्षण के लिए रुका, जैसे किसी असमंजस में हो। वो मेरी ओर पलटा और बिना कुछ कहे धीरे से मेरे पास आया। उस वक्त मैं सर को नीचे झुकाकर नल को बंद चालू करके देख रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने एक हाथ से मेरा गाल थामा और झुककर मेरे गाल पर हल्का सा चुंबन दे दिया। मैं हैरान होकर रह गई, न गुस्सा न शर्मिंदगी, बस एक अजीब सी भावना से भर उठी। उसका ये छोटा सा कदम मुझे अंदर तक हिला गया था। चुंबन दे देने के बाद फिर वो बिना कुछ कहे चला गया और मैं वहीं खड़ी रह गई, उस पल की गहराई में डूबी हुई। उस दिन के बाद सुरेश का वो हल्का सा चुंबन मेरे मन में कई भावनाओं का तूफान ले आया। ये सही था या गलत मैं नहीं जानती थी, लेकिन इतना ज़रूर समझ गई थी कि वो मुझसे सिर्फ औपचारिक रिश्ता नहीं चाहता था। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो अजनबी है, बस एक प्लम्बर जिसे अपना काम करके जाना चाहिए, पर शायद मेरे अकेलेपन की गहराई खाई ने मुझे उसकी मौजूदगी को अनदेखा करने नहीं दिया। कुछ दिन बीते, लेकिन नल की समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई। मैंने मजबूर होकर फिर से सुरेश को बुलाने का निर्णय लिया। इस बार वो घर के पिछले दरवाजे से दाखिल हुआ था, जैसे घर का कोई अपना हो। जब वो आया तो उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास झलक रहा था। वो पाइप ठीक करने में लगा हुआ था और मैं उसके ठीक पीछे खड़ी थी, उसे काम करता हुआ देख रही थी। उसकी कलाई पर उभरती नसें, उसकी उंगलियों की सधी हुई हरकतें और उसके माथे पर चमकते पसीने की बूंदें, सब कुछ ऐसा था जो किसी अजीब सी बेचैनी को जन्म दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बेचैनी क्या है और क्यों है। शायद ये बस मेरा भ्रम था, या शायद मेरे मन के किसी कोने में छिपी कोई अनकही भावना। मैंने अपने ख्यालों को झटका और सोचा, क्यों ना जब तक वो काम कर रहा है मैं उसके लिए चाय बना लूं। मैंने धीमे कदमों से गैस स्टोव की तरफ बढ़ा दिए, चाय का पतीला चढ़ाया। पानी उबलने की आवाज़ के साथ मैं खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। हर चीज़ सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर उठते सवाल मुझे चैन नहीं लेने दे रहे थे। तभी मैंने महसूस किया कि वो अब मेरे पीछे खड़ा है। गैस की गर्माहट के साथ साथ मैंने उसकी मौजूदगी की गर्मी को भी महसूस किया। क्या कुछ चाहिए तुम्हें? मैंने खुद को स्थिर रखते हुए पूछा, बिना उसकी तरफ देखे। तभी उसने अचानक बिना कुछ कहे मुझे पीछे से कसकर पकड़ लिया। उसकी मजबूत बाहें मेरे चारों ओर कस गईं। मैंने महसूस किया कि उसकी पकड़ में सिर्फ ताकत नहीं थी, बल्कि एक अनचाहा दर्द, एक दबी हुई पुकार भी थी। उसकी गर्माहट मेरी पीठ तक उतर आई। तुम ये क्या कर रहे हो सुरेश? छोड़ो मुझे। मेरी आवाज़ कांप रही थी और मेरे दिल की धड़कन जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। देखो, मुझे छोड़ दो, तुम ये जो कर रहे हो वो सही नहीं है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने लगभग फुसफुसाती हुई आवाज़ में कहा। लेकिन वो नहीं माना, बस मुझे थामे रहा, मानो जैसे कि मैं कोई फूल हूँ जिसकी खुशबू से उसको नया जीवन मिल रहा हो। आखिरकार मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और उसको ज़ोर से धक्का देकर दूर किया, और फिर पीछे मुड़कर गुस्से में उसके गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सुरेश चुपचाप खड़ा रहा, आंखों में न कोई शर्मिंदगी और ना ही कोई और पछतावा, बस एक गहरी चाहत, जैसे वो मुझे समझ रहा हो। मुझे माफ़ कर दो भाभी जी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। वो बुरी तरह से लड़खड़ा गया, लेकिन मैं चुपचाप रसोई से बाहर निकल गई। उस थप्पड़ के बाद मेरे मन में उसके लिए गुस्से से ज़्यादा कुछ और ही उमड़ रहा था। शायद वो अपनापन जिसकी मुझे बरसों से कमी महसूस हो रही थी, एक ऐसा भाव जिसे मैं बरसों से भूल चुकी थी। उसकी बाहों की वो मजबूती जो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए थी, मुझे महसूस करवा गई कि मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। अगले दिन बारिश हो रही थी और पूरा गांव कीचड़ से भरा हुआ था। नल फिर से टपकने लगा था
और मैं बेबस होकर सुरेश को फ़ोन करने पर मजबूर हो गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आने का वादा किया। थोड़ी देर बाद सुरेश घर आया। वो सिर से पैर तक भीग चुका था। उसने अपनी गीली शर्ट को निकाल दिया और फिर से काम में जुट गया। मैं एक कोने में खड़ी उसे देखती रही। उसकी हर हरकत, उसकी संजीदगी। इस बार न जाने क्यों मैं उसे अपने जीवन में अजनबी नहीं बल्कि एक सहारा महसूस कर रही थी। काम करते करते अचानक से नल का पानी तेजी से फूट पड़ा और उस झोंके में मैं पूरी तरह से भीग गई। मेरी साड़ी पानी से लथपथ हो गई थी और मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। सुरेश ने तुरंत पास आकर मेरी मदद की। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, चलिए बदल लीजिए, आपको ठंड लग जाएगी। मैं कुछ नहीं कह पाई। उसकी आवाज़ में वही अपनापन था जिसकी मैंने बरसों से तलाश की थी। मैं कमरे में गई, अपनी साड़ी बदल कर लौटी और देखा कि सुरेश अब भी वहीं खड़ा था, जैसे मेरा इंतज़ार कर रहा हो। उसकी आंखों में वही पुरानी चाहत झलक रही थी, लेकिन आज न जाने क्यों मैं उसे रोकने का मन नहीं बना पा रही थी। मैं चुपचाप किचन की दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। मेरी पलकों ने खुद को नीचे गिरा लिया, मानो जैसे मेरी झिझक को छुपाने का प्रयास कर रही हो। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। उसकी चाल में एक झिझक थी, मानो वो हर कदम के साथ खुद को समझा रहा हो कि ये सही है। मैंने भी अपनी जगह से हटने की कोशिश नहीं की, क्योंकि दिल के किसी कोने में मैं खुद भी यही चाहती थी। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसकी उंगलियां हल्के से मेरी ठोड़ी को छूकर ऊपर उठाने लगी। मेरी नज़र उसकी नज़रों से टकराई और हम दोनों जैसे एक गहरे समंदर में डूब गए। उसकी आंखों में मैंने एक अनकहा डर देखा, वो डर जो शायद इस बात का था कि कहीं मैं उसे ठुकरा न दूं। मेरे दिल ने चाहा कि मैं उसे इस डर से आज़ाद कर दूं, और उसी पल मैंने अपने होठों पर हल्के से अपनी जीभ फिराई। ये इशारा था एक सहमति जो बिना शब्दों के उसे समझा सके कि मैं तैयार हूँ। जैसे ही उसने मुझे ऐसा करते देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो थोड़ा और करीब आया। उसने अपनी पलकों को हल्के से झुका लिया और उसके होंठ मेरे होंठों की ओर बढ़ने लगे। हमारी नाकें एक दूसरे से सट चुकी थीं। उसकी गर्म सांसें मेरी सांसों में घुल रही थीं। उस पल उस करीबियों में मानो जैसे वक्त थम सा गया हो। हमारे होंठ बस मिलने ही वाले थे, लेकिन तभी एक अनजानी दीवार ने मुझे रोक लिया। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। कुछ था जो मुझे पीछे खींच रहा था, और तभी मेरी शादी का दिन मेरी आंखों के सामने तैर गया। वो मंडप, वो फेरे, वो वचन, सब कुछ। मैं जैसे एक गहरी नींद से जाग गई। मैंने तुरंत अपने हाथ को उसके होंठों पर रख दिया। बस 1 मिनट के लिए रुक जाओ सुरेश, मैंने धीमे शब्दों में कहा। वो चौंक गया। उसकी आंखों में मैंने वो दर्द देखा जो शायद उस इंसान की आंखों में होता है जिसका सबसे बड़ा सपना उसके सामने ही टूट रहा हो। मैंने खुद को उससे दूर किया और किचन के बेसिन के पास खड़ी हो गई। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और दिल किसी जंग के मैदान में बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा था। मैंने अपने गले में पड़े मंगलसूत्र को धीरे धीरे उतारा। वो धागा जो मुझे उस रिश्ते में बांध रहा था, जो अब शायद सिर्फ नाम का रह गया था। मैंने उसे अपनी मुट्ठी में दबाया और धीरे से बेसिन में गिरा दिया। उसकी आवाज़ मेरे दिल पर एक हल्की चोट की तरह गूंजी। फिर मैंने अपने बालों को खोल दिया। मेरे लंबे बाल मेरी पीठ और कंधे पर बिखर गए। फिर मैंने अपनी साड़ी का पल्लू ढीला किया। पल्लू फिसलकर ज़मीन पर गिर गया। उसी के साथ ही मेरी सारी बेड़ियां जो मुझे अब तक जकड़े हुए थीं, अब धीरे धीरे टूट रही थीं। पल्लू गिरते ही मैंने खुद को काफ़ी हल्का महसूस किया। मैंने उसको देखा। वो अब भी वहीं पर खड़ा था, बिल्कुल हैरान सा। मैं उसके पास गई और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा। उसकी आंखों में अब भी वो झिझक थी, लेकिन इस बार मैंने उसे जवाब नहीं दिया। हमारी नाकें फिर से सट गईं, हमारी सांसें एक बार फिर से घुलने लगीं, और इस बार मैंने खुद अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। ये पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके होंठों का स्पर्श ऐसा लगा मानो जैसे मैंने पहली बार किसी से खुद को साझा किया हो। पहले कभी किसी अजनबी ने मुझे इस तरह से नहीं छुआ था। मेरा दिल जानता था कि मेरे होंठों पर सिर्फ अजय का हक था, लेकिन शायद किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही लिख रखा था।
ये चुंबन कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, ये किसी लालच का हिस्सा नहीं था। ये बस एक पल था, एक ऐसा पल जहाँ दो टूटी हुई रूहें एक दूसरे का सहारा बन रही थीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा महसूस किया जैसे कि मैं पूरी हो चुकी हूँ, और उस पल मुझे पहली बार लगा कि मैं सच में ज़िंदा हूँ। उस दिन सुरेश ने मुझे पूरी तरह संतुष्ट कर दिया था, जो शायद मेरा पति मुझे कभी नहीं कर पाया था। मैंने भी उसका पूरी तरह से साथ दिया था और आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।